कांग्रेस मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी जो बुनियादी नीतियों से हट चुकी है और अप्रासंगिक आज लोगों पार्टी कहीं भी दिखाई नहीं देती और चुनावों के अंदर उसकी इतनी मतलब उसका वो हाल लोग करते हैं कि एक बार तो राजनीतिक विचारधारा वाले लोग की सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या इन हालातों में कैसे ये कल्पना करते हैं कि 2022 के चुनाव के अंदर ये कोई अहम भूमिका निभाएंगे या दोबारा ये पंजाब की सियासत में अपनी बैठ बनाएंगे या दोबारा सरकार मैं नहीं मानता। टैक्सी की वजह से जहां कोई एंसिलरी इंडस्ट्री लग पाई नहीं लग पाई तो कहां से हम कि टैक्सी ने इतना बड़ा योगदान डाल दिया कि ये कुछ का कुछ बन गया ये शहर, सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार मिल गया। मैं मानता हूं कि राजकुमार गुप्ता एक अच्छे नेता है, उनका बड़ा सम्मान है और अगर कोई कुछ कष्ट हुआ है, उन्होंने कुछ महसूस किया है तो जरूरी बात है कि वहाँ कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिससे ये पार्टी है जिसके वो रहे हैं या पता नहीं या क्या उन्होंने डिसीजन लिया मैं कह नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है जो मैं समझता हूँ कि नैतिक मूल्यों के भरपूर नहीं। जहां तक ताल्लुक था कांग्रेस का, तो कांग्रेस का शहरों और गांवों में मिला के चूंकि पुरानी पार्टी थी चली आ रही थी तो उसका प्रभार मिला जुला हर जगह पे पूरा, लेकिन कुछ शहरी क्षेत्रों को छोड़कर अपना जो गठबंधन था उसका धर्म निभाते हुए अकाली पार्टी का प्रभाव पूरे पंजाब में था और वही एक वजह थी कि पांच बार बादल साहब को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। अब ये कौन बनता था? उन्होंने अकाली दल पंजाब के अंदर एक ऐसी पार्टी जो पंजाबियत और पंजाब की खुशहाली लाने का दावा करती रही या करके दिखाया है वो पार्टी है। इसलिए मैं नहीं समझता आपने तो अभी अपना एक सिस्टम शुरू कर दिया, आप किसानों का जहां तक ताल्लुक है वो पूर्णतया अकाली दल के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्पीड नेशन पंजाब में मैं पूनम आप सबका स्वागत करती हूँ। 2022 विधानसभा चुनाव जो है वो नज़दीक ही है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं राजनीतिक गलियारों में बातें भी जो है वो राजनीति को लेकर हो रही हैं। कई नेता जो है वो एक पार्टी को छोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और इस वक्त हमारे साथ जो है इन राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए, राजनीतिक समीकरणों पे बात करने के लिए पूर्व विधायक अशोक शर्मा हैं जिन्होंने शिरोमणि अकाली दल का दामन थामा है और आज एक बड़ी उपलब्धि उनके हाथ लगी क्योंकि शिरोमणि अकाली दल की ओर से राज्य मामलों का मेंबर भी बनाया गया है। सर, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ। सर, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो है राजनीतिक समीकरण जो है वो उनका रुख बदलता जा रहा है, चाहे हम हाईकमान की बात करें चाहे हम निचले लेवल की बात करें। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो जिस तरीके से ऊपर जो है नवजोत सिंह सिद्धू जो है और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में जो है वो दरार बढ़ती जा रही है, वहाँ से प्रताप सिंह भाजपा जो है वो भी कैप्टन के जो अगेंस्ट दिख रहे हैं, कई विधायक भी जो है उनके अगेंस्ट दिख रहे हैं बेअदबी मामले को लेकर। क्या कहना है इन चीजों को लेकर, क्या ये आगे दर्शा रहे हैं लोगों को? आपने जो सवाल मुझे कांग्रेस के बारे में पंजाब की सियासत से संबंधित पूछा है, मैं थोड़ा इसको एलेबोरेट कर देता हूँ। कांग्रेस मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी जो बुनियादी नीतियों से हट चुकी है और अप्रासंगिक हो चुकी है और ऐसा अब पूरे देश के अंदर देखा जा रहा है। जहाँ जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ कांग्रेस सिमट कर
उस जगह पे पहुंच जाती है जहां इसकी कल्पना करने से भी वो आदमी सिहर जाता है कि इतनी बड़ी पार्टी जिसने राष्ट्रीय यानी एक स्थिति में बहुत सारे 50, 60, 70 साल अपनी एक अहम उपस्थिति दी, आज वो पार्टी कहीं भी दिखाई नहीं देती और चुनावों के अंदर उसकी इतनी मतलब उसका वो हाल लोग करते हैं कि एक बार तो जो राजनीतिक विचारधारा वाले लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वही कांग्रेस, तो वो कांग्रेस जो पूरे देश के अंदर अब अप्रासंगिक हो चुकी है, वो इन हालातों में तो आप बता रही हैं कि पंजाब में ये सिद्धू और ये अपने कैप्टन साहब और बाकी विधायक और जैसे जैसे ये लोग, मैं इनका साथी रहा हूँ, मैं बेहतर तरीके से बता सकता हूँ, इन हालातों में कैसे ये कल्पना करते हैं कि 2022 के चुनाव के अंदर ये कोई अहम भूमिका निभाएंगे या दोबारा ये पंजाब की सियासत में कोई अपनी पैठ बनाएंगे या दोबारा सरकार में, ये मैं नहीं मानता। आगे ईश्वर जो है उसकी तो अपनी कोई होगी, तो पता नहीं शायद इनको राजभाग दे ही दे, पर जहां तक जो दिखाई दे रहा है राष्ट्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर, वहां तो कांग्रेस कहीं नहीं। कई विधायकों ने भी रुख कर लिया है चंडीगढ़ का, कई विधायक भी कह गए कि इनमें जो है वो जो मतभेद है आ रहे हैं उसको दूर कराया जा सके, मगर जो कई विधायक हैं वो इसके खिलाफ हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के। ऐसे क्या कारण आपको लगते हैं कि एकदम जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है विधायकों का होना हो? देखिए ऐसा है कि मुझे अनुभव है 2002 से 2007 का, तो इस बार जब सरकार बनी तो मैंने बड़े ध्यान से इसको देखा कि इस बार कैप्टन साहब ने विधायकों को या अपने मंत्रियों को कुछ ज्यादा तवज्जो दी और ना ही उन मुद्दों पर कोई ज्यादा ध्यान दिया जिन मुद्दों पर ध्यान देने से कांग्रेस की साख बढ़ सकती और विधायकों का नंबर भी इतना बड़ा था कि वो शुरुआती दौर में पूरे मुख्यमंत्री जी को ये लगा कि अब तो वो जरूरत नहीं है किसी की थोड़े हो, अगर मेजोरिटी थिन मेजोरिटी हो तो फिर कहीं थोड़ा बहुत जो मुख्यमंत्री होते हैं वो जरा इनकी सुनते भी हैं, लेकिन चूंकि मेजोरिटी बड़ी ज्यादा थी इसलिए विधायकों का सिर्फ यही रहा कि वो जा रहे हैं, सेशन अटेंड कर रहे हैं या अपना छोटा मोटा काम जो उन्हें कहते हैं कि वो ट्रांसफर सेशंस में हिस्सा ले रहे हैं या कुछ पार्टी की कोई एक आध गतिविधि हो, पर इतना ही सारा काम था। जहां तक कैप्टन साहब का ताल्लुक है उन्होंने इस बार या तो उनके अपने इर्द गिर्द जो 18-20 लोग हैं जो विधायक नहीं है लेकिन सही मानों में वो पंजाब की सियासत पर और पंजाब की वो जो सरकार है उस पर उनका पूरा अंकुश है, या तो वो 18-20 लोग या फिर वो लोग हैं जिनके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय कैप्टन साहब ये सरकार चला रहे हैं, वही हैं विधायक और वो दूसरे लोग कुछ नहीं है। और ये बात अब आहिस्ता आहिस्ता ज्यादातर विधायक और मंत्री पंजाब के समझ चुके हैं, अपने आप को असुरक्षित समझकर अब उनमें कहीं ना कहीं ऐसी भावना आ रही है कि हमें हम ऊपर के हाईकमान की बात तो कर रहे हैं, मगर अगर हम निचले लेवल पर जाएं तो वहां भी कहीं ना कहीं जो है वो एकजुटता नजर नहीं आती है। चाहे कांग्रेस जितनी मर्जी बोल दे कि हम एकजुट हैं, मगर वो एकजुटता जो निचले स्तर पर है नहीं दिखती। कि अगर पठानकोट की बात करें तो यहाँ पर दो ग्रुप है, एक प्रताप सिंह बाजवा का ग्रुप है, एक सुनील जाखड़ का ग्रुप है, और जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं वैसे वैसे ये लोग भी सक्रिय होना शुरू हो जाते हैं। मुझे तो वैसे एक बात समझ ही नहीं है जाखड़ साहब के ग्रुप का, तो मुझे इस क्षेत्र पठानकोट क्षेत्र खास तौर पर मैं इनसे ही कहता हूँ कि ये लोग चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, अब वो उनसे कोई बात करो तो वो सनी देओल जी कहते हैं। वो सनी देओल जी का ना कोई ताल्लुक है, ना वास्ता है, ना उनको इस संसदीय क्षेत्र से कोई लंबा चौड़ा उनकी परफॉर्मेंस है। इसी तरह से सुनील जाखड़ जी, उनका अपना एक संसदीय क्षेत्र उनके पिताजी का था, अपना उनका विधानसभा का एक क्षेत्र था, यहाँ के वो रहने वाले हैं, वहां तो है। अब यहाँ के लोगों ने जबरदस्ती
जिसे कहते हैं कि अपने ही बनाने के लिए, जिसे कहते हैं कि वो अपना उनका जो जैसे पंजाबी में होड़ कहते हैं वो बनी रहे, तो वो सुनील यादव के माध्यम से वो अपनी दुकान चला रहे हैं। मगर उनका कहना है कि सुनील जाखड़ की वजह से ही जो पठानकोट जिला उसमें विकास के कार्य जो हो रहे हैं, कई ग्रांटें जो हैं, कई फंड्स जो हैं वो पठानकोट को मिले, जिससे शहर का विकास हो रहा है। क्या कहोगे इसके? कैसी बातें करते हैं ये लोग। शहर का विकास के लिए कोई एक बड़ी बात बता दीजिए। ये गलियां बन रही हैं, नालियां बन रही हैं, और इसी तरह कोई सीवरेज और ये सिस्टम जो है, ये जब से म्युनिसिपल कारपोरेशन या उससे पहले कमेटी थी और वो काम कर रही है, वो होता ही रहता है, हर बार बढ़ता है। और मैं समझता हूँ मेरे कार्यकाल में भी, मास्टर जी के कार्यकाल में और अश्विनी जी के कार्यकाल में भी काम होते रहेंगे। इसके बाद जो होंगे जो भी विधायक आएगा, लेकिन उससे वो कौन सी ग्रांट्स थी जिनकी बात की जा रही है, और कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिनको लेकर जो है वो कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने शहर का कहा है, पर मुझे तो कुछ ऐसा नजर नहीं आता। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स, अगर हम ओवर ब्रिजेस की बात करें, रेलवे फाटकों को खत्म कर जो है एक फ्लाईओवर बनाने की बात करें, या हम लोग जो है जो धार में अब जो एक सैंक्शन मिली है, जो टापू बनाए जा रहे हैं, उनकी बात करें, तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे पेप्सी का प्लांट जो है वो लगा है तो वो भी विधायक जी की देन है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बड़े प्रोजेक्टों में नहीं आते? आप ऐसा कीजिए, पेप्सी का प्लांट जब से लगा है उसकी परफॉर्मेंस के डिटेल देख लीजिए कि कितनी इस क्षेत्र के लोगों को और खासतौर से नौजवानों को उसकी एम्प्लॉयमेंट इसका सर्वे करें, और कितना पठानकोट जिला क्षेत्र के अंदर कितना उसने अपना हिस्सा इसके व्यापारिक गतिविधियों में डाला है, और कितना ट्रेड को उसने उठाया। और अगर ये दो बातों का सर्वे करें तो आपको लगेगा कि पेप्सी प्लांट तो खोला उन्होंने, वो उन्हीं का है, जिनका है, और उन्हीं का ही फायदा कर रहा है जिन्होंने ये खोला था। व्यापारिक गतिविधि पेप्सी की वजह से यहाँ कोई एंसिलियरी इंडस्ट्री लग पाई नहीं, लग पाई। तो कहां से हम कहें कि पेप्सी ने कोई इतना बड़ा योगदान डाल दिया कि ये कुछ का कुछ बन गया ये शहर, सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार मिल गया। कहाँ कुछ कहने को है, बस पेप्सी लगा था लोगों को कि पेप्सी के आने से बहुत कुछ होगा, वो सारा क्षेत्र गुलजार हो जाएगा, वहां एंसिलियरी इंडस्ट्री लग जाएगी। आप दिखाइए कोई है खास इंडस्ट्री लगी हो, तो मैं कह नहीं सकता, पर मेरे हिसाब से वो ठीक है, एक बड़ी कंपनी है, उसने आपने आकर यहाँ प्रोजेक्ट लगा। यहाँ तक भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में कहीं था प्रोजेक्ट, वहां से उठा के यहाँ ले आया, और भी बड़ी बातें करते हैं, पर मैं करना नहीं चाहता। ठीक है, काम होगा, वो तुम्हारे और सरकारों ने इसका श्रेय दिया होगा, लेकिन श्रेय टोटल गलत है। और जितना उसको लेकर उसका वो जो उसके बारे में कहा जा रहा है, वो सब एक छलावा है। कांग्रेस की बात होगी, अगर हम भाजपा पे आते हैं तो पिछले कल जो है नगर कौंसिल सुजानपुर के चुनाव हुए, और चुनावों में चुनावों से पहले भी जब नगर कौंसिल सुजानपुर के चुनाव जो होने थे, तब जो है सुरेंद्र मनहास की ओर से भाजपा को छोड़ा गया, उसके बाद कांग्रेस का दामन थामा गया। और जब अध्यक्ष पद बनना था, वहां पर जो राजकुमार गुप्ता हैं, जो भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी भाजपा का दामन छोड़ दिया, और कारण जो है वो दिनेश सिंह बब्बू को ठहराया है। तो क्या कहना है इसको लेकर कि जो लोग जो वरिष्ठ नेता है जो कांग्रेस भाजपा के, जो काफी समय से भाजपा को अपना साथ दे रहे, और कहीं ना कहीं शायद उनकी वजह से भाजपा का वर्चस्व भी था, अब वो भाजपा को छोड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कहाँ राजनीति जो है वो जा रही है? जब ऐसे वरिष्ठ नेता छोड़ देंगे पार्टी को, तो पार्टी का तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा। सुजानपुर में अब ना भाजपा ही है और ना कांग्रेस रही है। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो है उस सुजानपुर के अंदर इनका आचरण ऐसा नहीं है जिसे मैं ये कह सकूं कि ये पार्टी की नीतियों के मुताबिक इनके नेता अपना आचरण कर रहे हैं। इस बार के चुनाव जो वहां हुए ये म्युनिसिपल काउंसिल के,
और खास तौर पे पिछले कल जो वहाँ चुनाव हुआ वो इस बात को दर्शाता है कि पूरी तरह कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने वहाँ अनुशासन भंग करके एक सुविधा की राजनीति दोनों तरफ से मिलकर वहाँ वो खेली गई और नतीजा जो भी निकला सामने है। मैं मानता हूँ कि राजकुमार गुप्ता एक अच्छे नेता हैं, लोगों में उनका बड़ा सम्मान है और अगर उन्हें कुछ कष्ट हुआ है, उन्होंने कुछ महसूस किया है तो जरूरी बात है कि वहाँ कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिससे ये जो पार्टी है जिसके वो रहे हैं या पता नहीं अब क्या उन्होंने डिसीजन लिया है मैं कह नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है जो मैं समझता हूँ कि नैतिक मूल्यों के पर पूरा नहीं होता। कांग्रेस के विधायकों की बात जो है वो कहीं ना कहीं हाईकमान पे भी नहीं सुनी जा रही। अगर हम भुआ के जो विधायक है जोगिंदर पाल उनकी बात करें तो चाहे नगर निगम चुनाव हो या उनका मेयर पद का चुनाव हो या फिर नगर कौंसिल में हो, कहीं भी उनका जो हस्तक्षेप है वो बर्दाश्त नहीं किया गया। जो ऑब्जर्वर भी आए थे उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। तो ये क्या लगता है कि अगर विधायक का भी अगर नहीं बात सुनी जाएगी तो कांग्रेस और भाजपा में जो ये सब कुछ हो रहा है तो उससे कहीं ना कहीं समीकरण तो आगे आने वाले चुनावों में दिख ही जाएंगे लोगों को। जब उनकी नहीं सुनी गई तो उनको कुछ ऐसा करना चाहिए था, कुछ बोलना चाहिए था कि ये यानी मैं समझता हूँ कि जो इंसान के अंदर एक इनहेरेंट एक बेसिक कमजोरी तो आप अपने अंदर जो पैदा कर लेते हैं कि कहीं सिस्टम के अंदर गलत हो उसको गलत नहीं कहना और उसको डाइजेस्ट कर लेना, बचा जाना सिर्फ अपने कुछ राजनीतिक हितों की खातर। तो मैं समझता कि उन्होंने अगर उनको विरोध किया गया, अगर उनको उनका सम्मान नहीं दिया गया या उस कॉन्स्टिट्यूंसी और उसके नेता को पार्टी ने इस तरह कॉर्नर किया, आगे आकर अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन वो अगर उसको डाइजेस्ट करने हैं तो लोग क्या करेंगे, लोग चुप रहेंगे। लोग अगर कोई जवाब देंगे तो अगर जैसा कि हमारे लोगों को आदत है कि चुनाव में ही जवाब देते हैं, बाकी ये कुछ नहीं करते। चुनावों की बात करें तो आगे आम आदमी पार्टी जो है वो पिछली बार भी पंजाब में अपनी सत्ता नहीं काबिज कर पाई थी क्योंकि उनको सीएम पद का कैंडिडेट ही नहीं मिला था। अब उनकी कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि अगर कहीं ना कहीं हम राजनीतिक गलियारों की बात करें तो कहीं उनको लगता है जैसे सिद्धू जिस प्रकार से आगे आ रहे हैं या सिद्धू की बात जो है वो नहीं मानी जा रही है तो वो आम आदमी पार्टी का रुख कर सकते हैं और सीएम कैंडिडेट के लिए आ सकते हैं। अगर सिद्धू सीएम पद के लिए आते तो आपको लगता है कि पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी का ग्राफ आगे आएगा? देखिए ये एटीट्यूड जो है ना वो दिल्ली वाला एटीट्यूड वो नहीं होगा। दूध तो मतलब आप अपने घर में रखा है और तो कब उस पर वो जो जिस पर उसको ढक के रखा है वो नीचे गिर जाए और कब यहाँ आप कोई छोटे मोटे काम के लिए इधर से निकले और दिल्ली आप तो मैं आके दूध पी जाऊँ, कुछ इस तरह की जो कोशिशों से लगकर अगर आपने यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा देना है तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी छोटी सी राजनीतिक जो गेम के तहत वो आप जो है वहाँ पर कर अपना राजनीतिक जो जैसे कह लीजिए उनका कार्यकलाप चल रहे हैं। माझी और दुआबे में तो मैं समझता नहीं कोई ज्यादा आप अपना कोई रोल अदा कर पा रही हैं। मगर हमने आप नेता से अशोक जी बात की और उनका ये कहना है कि भाजपा और अकाली गठबंधन सरकार थी जिसको लोगों ने नकार दिया, इसकी वजह से उनका जो है गठबंधन टूट गया। कांग्रेस को लोग ज्यादा पसंद नहीं करे क्योंकि जो हाई कमान है जो ऊपर के लेवल है वहां पर लड़ाई है। तो अब लोगों के पास सिर्फ एक ही विकल्प है आम आदमी पार्टी, और अगर आम आदमी पार्टी को सही जो है उम्मीदवार मिल जाते तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है इन आने वाले चुनावों में अपनी सत्ता काबिज कर पाती है। मैंने कहा ना माझी और पंजाब तो तीन ही इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, ज्योग्राफिकल कंपोनेंट्स। मालवा माझा और दुआबा में तो आम आदमी पार्टी के लिए कहीं कुछ नहीं है। अभी तो आपने देख ही लिया होगा तो स्थानीय स्तर पर भी चुनाव हुए तो ऐसा कुछ नहीं है। मालवे के अंदर पिछली बार इन्होंने जरूर कुछ अपनी
पैठ बनाई और कुछ सीटें जीती, लेकिन इस बार शायद मालवे के अंदर भी इनका कोई आधार मचौड़ा नहीं बन पाएगा। इसलिए सिर्फ इसलिए कि नहीं हम कोई ऐसा चेहरा ले आएंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है, गांव से चुनाव जीतना है तो हेमा मालिनी जी को ले आओ, पठानकोट से चुनाव जीतना है तो सन्नी देओल जी को ले आओ, उधर से जीतना है राजस्थान से धर्मेंद्र जी को लड़ा दो, कुछ इस तरह की बातें करते हैं, कोई क्रिकेटर ले आओ, ये इस तरह की जो पॉलिटिकल इक्वेशंस है ना, ये दिवालियापन है। ये कह के कि अब आप एक सेलिब्रिटी ले आओ और वहां से उसको उनको लड़वा दो और फिर चेहरा हम दे देंगे मुख्यमंत्री का और बन जाएगा, ये एक ऐसी सोच है जो पहले अपने आप में ही कमजोर सोच। हम अकाली दल की बात करें जो जब हरसिमरत कौर बादल ने अपना पद त्यागा था किसानों के संघर्ष को समर्थन देने के लिए, उसको भी कभी ना कभी जो है एक राजनीतिक मोड़ जो है वो दिया जा रहा। उनका ये कहना है कि ये भी सिर्फ किसानों को खुश करने के लिए अपना पद छोड़ दिया, उन्होंने ये सब कुछ ऐसा है। देखिए, पंजाब का किसान, एक बात तो आप मान के चलिए, मुझे किसी से बात करवा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ पंजाब का किसान नहीं रहा कभी। किसान के साथ भारतीय जनता पार्टी का संबंध ही नहीं था। जहां तक ताल्लुक था कांग्रेस का, तो कांग्रेस का शहरों और गांव में मिला के, चूंकि पुरानी पार्टी थी, चली आ रही थी, तो उसका आधार मिला जुला हर जगह पे थोड़ा थोड़ा, लेकिन कुछ शहरी क्षेत्रों को छोड़कर अपना जो गठबंधन था उसका धर्म निभाते हुए अकाली पार्टी का प्रभाव पूरे पंजाब में था। और वही एक वजह थी कि पांच बार बादल साहब को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। अब ये कौन बनता था? उन्होंने, अकाली दल ने पंजाब के अंदर एक ऐसी पार्टी जो पंजाबियत और पंजाब की खुशहाली लाने का दावा करती है और करती रही है, करके दिखाया है, वो पार्टी है। इसलिए मैं नहीं समझता, आपने तो अभी अपना एक सिस्टम शुरू करना है। आप किसानों का जहां तक ताल्लुक है वो पूर्णतया अकाली दल के साथ है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि लोग जो है भाजपा और कांग्रेस से जो है वो उठ चुके हुए हैं। आम आदमी पार्टी को अभी बहुत दूर है पंजाब में अपनी सत्ता काबिज करना, और लोगों के पास एक ही जो है वो है अकाली दल। और अकाली दल जो है वही आगे जो है विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर सकती है। बिल्कुल करेंगे, और मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तो डेवलप होनी है इलेक्शन स्ट्रैटेजी, हमारे जो लीडर्स हैं वो विचार करेंगे। कुछ नए लोग, कुछ लोग जाएंगे तो कुछ नए लोग आएंगे। कुछ विचारधाराएं बनती हैं, कुछ बिगड़ती हैं। बहुत कुछ जो है इस तरह की राजनीतिक ऐसे लोगों के साथ संबंध भी बनाए जा सकते हैं जो पूरी तरह अकाली दल का समर्थन करते हैं। ये ऐसी बातें भी होंगी, हालांकि मैं उस स्टेज पर नहीं हूँ कोई इतनी बड़ी बात अभी आपको कह सकूं। ये बात तो जिसे कहते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और पॉलिटिकल जो सोच है, ये तो हमारे लीडर जो बड़े बैठे हुए हैं उनकी है। लेकिन एक आपसे बात करते करते जो मैं सोच सकता हूँ, तो मेरा ये कहना है कि अकाली दल बहुत अच्छे यानी ढंग से पूरी जिसे कहते हैं ना, जिसके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास है, उसके साथ ये चुनाव लड़ेगा और जीत भी अकाली दल की होगी। और अगर अकाली दल अशोक शर्मा को 2022 का पठानकोट का जो है वो उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो क्या लगता है आपको कि लोग आपका साथ देंगे? मैंने 2-3 दिन हुए किसी से बात की, किसी ने मैं तो पिछले 6 चुनाव लड़ चुका हूँ, तो मेरा एक अपना सोच होता है। और मैं आज अगर अकाली दल में हूँ तो मैं अकाली दल का पक्का एक वर्कर हूँ और उसकी नीतियों में विश्वास रखते हुए अकाली दल में आया हूँ। और उन्होंने अगर हुक्म होगा तो चुनाव भी लड़ेंगे। और हमें ये मालूम है कि हमारे साथ लोगों का प्यार है
हम सत्ता में रहे या नहीं रहे, हम सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में तो काम 50 साल से ज्यादा से कर रहे हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में तो जब से आए हैं तब तो अपनी भूमिका निभाते ही, इसलिए हमें तो लगता ही नहीं। तो जैसे ही हालात बनेंगे, अगर कोई इस प्रकार का होगा तो जरूर जो है अपनी भूमिका निभाएंगे। सर एक लास्ट सवाल है कि मास्टर मोहनलाल जो है वो भी आपके घनिष्ठ मित्र रह चुके हुए हैं, अश्विनी शर्मा भी आपके घनिष्ठ मित्र रह चुके हुए हैं, चुनाव भी आपके ऑपोजिट लड़ चुके हुए हैं। आज कल जो है इनकी आपस में जो है छुटमुट जो बातें थी, जो अंदर थी, वो ऊपर उभरती नजर आ रही हैं। मास्टर मोहनलाल जी अश्विनी शर्मा पर जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि उनको जो है खड़ा होने के लिए अश्विनी शर्मा कभी उनको आगे नहीं आने देंगे। अगर भाजपा सोचेगी भी तो अश्विनी शर्मा उस पर नहीं आगे आने देंगे। ये जो मास्टर जी के आरोप हैं अश्विनी शर्मा पर, ये क्या लगता है आपको? देखिए, ये मास्टर मोहनलाल जी और अश्विनी का जो राजनीति के अंदर जो खींचातान है इनकी, ये गुरु शिष्य की है। अश्विनी शर्मा मास्टर मोहनलाल जी के राजनीति में शागिर्द भी रहे, उनके नीचे काम भी किया। मोहनलाल जी एक अच्छे पुराने सुलझे हुए नेता भी हैं। मेरा सियासत से के साथ संबंधित कोई उनके साथ इस तरह का नहीं रहा, लेकिन मेरे मित्र वो बड़े पुराने मित्र हैं, आज भी हैं, बड़े भाई की तरह। अश्विनी भी जब भी मुझसे मिलते हैं बड़ी इज्जत के साथ पेश आते हैं, और उन्होंने भी एक अपना अच्छा समय इस कॉन्स्टिट्यूंसी को दिया। ये पहली बार हो रहा है, यानी अब जब मास्टर जी का और अश्विनी जो है, जो पहली भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की खींचातान ओपन खुलकर, ये तो अभी कुछ वर्षों से ही शुरू हुआ, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कुछ करते भी थे तो इस तरह की खुराफातें तो बड़ी ठकी ढकी होती थी, मगर अब चीजें खुल के सामने आनी शुरू हो गई। मुझे भी बड़ी हैरानी हो रही है कि अपने आप को एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं एक डिसिप्लिन, अनुशासनात्मक एटीट्यूड रखने वाली पार्टी के ये लोग जो हैं, इस प्रकार के काम में जब निकलते हैं तो लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तो भी वो बीमारी लग चुकी है जो जिसका शिकार होकर कांग्रेस मृत प्राय हो चुकी है। कांग्रेस तो मर चुकी है, लेकिन वो बीमारी जो है वो छूट की भारतीय जनता पार्टी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक और हाल ही में जो है शिरोमणि अकाली दल के राजसी मेंबर अशोक शर्मा, जिनसे हमने राजनीतिक मुद्दों के बारे में बात की, 2022 के चुनावों के बारे में बात की। इन्होंने ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि कांग्रेस जो है, जो ऊपर जो है कांग्रेस में आजकल जो है वो देखा जा रहा है, खींचातानी देखी जा रही है, विधायकों का समर्थन जो है मुख्यमंत्री को नहीं मिल रहा, और भाजपा जो है वो तो किसान के मुद्दे पर वैसे ही खत्म हो चुकी है, और आम आदमी पार्टी का तो फिलहाल वजूद बनते बनते काफी समय हो जाएगा। तो लोगों के पास सिर्फ एक ही विकल्प वो है शिरोमणि अकाली दल, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि 2022 के चुनावों में शिरोमणि अकाली दल जो है वो पंजाब से जीत हासिल करेगी, और जो मुख्यमंत्री है वो शिरोमणि अकाली दल का बनेगा। ऐसे ही राजनीतिक गलियारों में जो बातें हैं, राजनीतिक लोगों से जो विचार विमर्श है, वो हम आगे भी करते रहेंगे। आप ऐसे ही इंटरव्यूज को देखने के लिए, राजनीतिक मुद्दों पर बातों को देखने के लिए जुड़े रहिए स्पीड नेशन पंजाब के साथ। धन्यवाद।